कह रहे कि इनमें कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, ये सातों उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे राज्य के इनमें से किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की तो आपको मालूम होना चाहिए सातवें लखीमपुर खीरी में। कहां पर है, लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है। तो यहाँ पर आपको साथियों मालूम होना चाहिए ये साथियों प्रेमचंद्र के द्वारा एक लिखी गई लघु कथा है। तो ये किसकी रचना है, ये बेटों वाली विधवा, ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मधुशाला किनकी कृति है साथियों, मुझे बताइए। मैथिली शरणगुप्त की नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं, हरिवंश राय बच्चन की ये कृति है साथियों। आंसर यहाँ पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 24 दिसंबर को ही साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि यानी कि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये साथियों 22 जून को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है साथियों, 22 जून को मनाई जाती है कबीरदास की जयंती। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती हैं। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा पराबैंगनी किरणों की बात चल रही है। पराबैंगनी किरणें ही वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है या उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपका जवाब कर्नाटक है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के ताजमहल को इसके प्रभाव का खतरा है। तो ताजमहल को साथियों किसके प्रभाव का खतरा है, SO2 का खतरा है, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों आप लोग आंसर देते जाइए, आपकी जो भी समझ में आ रहा है ना साथियों आंसर, आपके दिमाग के अकॉर्डिंग, आपके अनुभव के आधार पर वो साथियों आप लोग आंसर देते जाइए। अब पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस आखिर क्या होता है साथियों, मुझे बताइए कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना देता है, या ऐसा वायरस है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजीत, विकी, विंशु। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कंप्यूटर की भाषा कोबोल ये किसके लिए उपयोगी है, फटाफट एक बार कमेंट करके साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, तो ये व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है जो कोबल लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों वाष्पोत्सर्जन की, तो वाष्पोत्सर्जन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला देखिए कह रहे BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है। तो BCG की साथियों जब हम बात करते हैं तो ये 6 रोग के लिए इस्तेमाल की जाती है वैक्सीन। BCG वैक्सीन साथियों 6 रोग की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनमें से कौन से मधुमेह का लक्षण नहीं है, फटाफट। सांस की कमी, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत लगती है साथियों, या थकान उसको बहुत महसूस होती है। तो मैं कहूंगा थकान भी महसूस होगी और उसका वजन भी घटने लगता है। तो यहाँ पर मधुमेह का कौन सा लक्षण नहीं है, मैं कहूंगा साथियों सांस में उसको दिक्कत वगैरह नहीं लगती, यानी कि सांस की कमी नहीं लगती है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके कौन जीवाणु जनित रोग है। अब देखिए परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है और कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग मुझे बता दीजिए साथियों कौन सा है। तो अगर बात करते हैं साथियों कुष्ठ रोग की, तो ये जीवाणु जनित रोग है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित कर डालता है, फेफड़ों को, क्लोम को, यकृत को या आंत को। तो ये साथियों फेफड़ों को प्रभावित करता है, या आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले सवाल है, कह रहे कि यहाँ पर अगर बात करें कह रहे कि पायरिया इनमें से किसका रोग है। तो पायरिया जब किसी को रोग हो जाता है तो क्या उसके नाक में दिक्कत होती है, मसूड़ों में दिक्कत होती है, या साथियों हृदय या फेफड़ों में दिक्कत होती है, कहाँ उसके दिक्कत होती है बताइए। तो उसके मसूड़े वगैरह फूलने लगते हैं, इसमें रक्त वगैरह साथियों आने लगता है। तो आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन क्या है, क्या सिलिकॉन एक धातु है, उपधातु या अधातु है, या नोबल गैस है। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु, और उपधातु वो होती है जिसमें धातु के भी गुण विद्यमान होते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। पीतल किसकी किसकी मिश्रण धातु है साथियों, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो पीतल की अगर हम बात करते हैं साथियों ये जस्ते और तांबे की मिश्रण है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो मैं कहूंगा बता देना लोहा, निकिल और क्रोमियम, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है,
मुझे बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सवाल सैकड़ों बार पूछा गया है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, तो ग्रीन हाउस गैस इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर कुछ फल हमें जल्दी पकाना होते हैं कि भाई जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी इनको मार्केट में भेज दिया जाए बेचने के लिए, तो कौन सी साथियों गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों, आखिर ये सवाल क्या कहता है, फटाफट एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए इस सवाल की अगर बात करें करके निकट दृष्टि दोष वाले कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। देखिए अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो ये निकट दृष्टि दोष वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनको दूर दृष्टि होती है ना साथियों, जिनको दूर दृष्टि रोग होता है वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये साथियों लाल नहीं, नीला नहीं, हरा नहीं साथियों, ये काला दिखाई देता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आएगा साथियों। कह रहे 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 382, आप लोग ध्यान रखेंगे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए कह रहे भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगा, तो साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए देखिए कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो एक घटक में नहीं, दो घटक में नहीं साथियों, 3 घटक में विभाजित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आयात पर कर एक उदाहरण है। तो आयात पर साथियों कर जो लगाया जाता है ये किसका एक उदाहरण है, व्यापार की शर्तों का उदाहरण है, नहीं। ऋणाधार पर साथियों या साथियों व्यापार अवरोधों पर, मुझे बताइए। तो व्यापार अवरोधों साथियों ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो मैं कहूंगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितनी, 6 बैंकों का राष्ट्रीय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1941 में नहीं, 1940 में नहीं, 1937 में नहीं, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही। कह रहे कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं साथियों, 1 रुपए के नोट पर, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आयात निर्यात ये बैंक लिखा होना चाहिए, एग्जिम बैंक, क्या आयात निर्यात बैंक कह लो या एग्जिम बैंक कह लो, इसकी स्थापना कब साथियों हुई थी ये आपको बताना है। 1981 में तो नहीं साथियों, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी जी, 1982 में ही इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो मैं कह सकता हूं साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए कौन कौन से रोजगार है, मैं कहूंगा टोकरी बुनने का अधिकार एक प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार है, माली वाला रोजगार ये भी साथियों प्राथमिक क्षेत्र का है, कुम्हार वाला भी है, मैं कहूंगा पुजारी वाला नहीं है, अब नहीं है, तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होता है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको साथियों अनाज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उनको अनाज कहा जाएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। कहने कि आम की हिमसागर किसमें, ये किस राज्य में से है, तो किस राज्य में साथियों ये होती है, ये आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। जो आम की हिमसागर किस में होती है ना साथियों, ये पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है साथियों, मुझे बताइए। तो रेगुर मिट्टी, मटियार मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे रेगुर मिट्टी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सूर्यमुखी के लिए, सूरजमुखी के लिए कि इसकी खेती के लिए रेगुर मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अगर भारत का संबंध बाघ से हम करते हैं तो अमेरिका का संबंध किससे करेंगे। देखिए भारत का एक तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु होता है साथियों बाघ, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या होता है साथियों, यूनिकॉर्न नहीं साथियों, बाल्ड ईगल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय पशु होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। साथियों आपसे यहां पर कहा क्या जा रहा है, कह रहे कि जैसे आप 7 को 345 लिख सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता है कैसे 7 को 345 लिखा, कैसे आपने 8 से 514 लिख दिया, मुझे नहीं पता है। तो आपको उसी लॉजिक के अनुसार 2 से एक नंबर बनाना है, वो नंबर साथियों कौन सा होगा, ये इतनी सी बात मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए आप मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या मुझसे पहले साथियों सॉल्व करने की आप लोग यहाँ पर कोशिश करिए, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए भाई चलिए
तो अब साथियों यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि 7 से 345, अगर देखिए ये होता 343 तो मैं कह सकता था कि भैया 7 का क्यूब होता है 343, कोई दिक्कत नहीं, दो ही तो हमें प्लस करना है, तो हम प्लस कर देंगे। अच्छा यहाँ पर अगर 8 की बात करें, 8 का क्यूब कितना होता है साथियों 512 होता है, तो इसमें तो सिर्फ दो ही तो प्लस करना है, दो प्लस करोगे 514 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है साथियों 8 होता है, क्या यहाँ पर भी दो प्लस करेंगे, दो प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या 10 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है? भाई मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों इन सवालों को और आप लोग मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर अगले नंबर के सवाल की अगर बात करें तो एक साथियों नंबर सीरीज का सवाल आ चुका है आपके सामने। कौन सा सवाल साथियों? नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई, तो कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि भैया 99 है, उसके बाद 101 आ गया है, उसके बाद 104 आ गया है, उसके बाद 109 आ गया है और फिर 116 आ गया है। उसके बाद नहीं पता है कि अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, तो आप मुझे बताइए अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए इतना तो आप बता दोगे कि इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें 3 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है और 104 से 116 जो हुआ है वो 7 की बढ़ोतरी हुई है। तो बच्चा बता देगा किसकी बढ़ोतरी होगी, दो है ना। तो यहाँ पर साथियों अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। क्या? अभाज्य संख्याओं की 2, 3, 5, 7 और अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। यानी कि 116 में साथियों आप 11 जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 2 और 1 127 आ जाएगा। और 127 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि ए खाली जगह है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ए के बाद साथियों 2 बार खाली जगह मैंने देखी थी, तो ए 2 बार खाली जगह है, फिर बी है, उसके बी डी है, उसके बाद 1 बार खाली जगह है, फिर सी है, ई है, उसके बाद बी है, 2 बार खाली जगह है, उसके बाद सी है, ई है और फिर साथियों बी है और उसके बाद फिर 1 बार खाली जगह है। तो आपको कुल मिला के इतनी सी बात बताना है कि इन खाली जगह में साथियों क्या क्या आ जाएगा। साथियों देखिए अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको नहीं पता लेकिन मुझे अच्छा लगेगा भाई साहब, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नहीं पसंद आ रही है तो लाइक नहीं करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों इस सवाल को मैं करने की आपको एक टेक्निक बताता हूं हर बार। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो मैं कहूंगा या तो 3 3 का पेयर बन सकता है या 5 5 का पेयर बन सकता है। 5 5 का ज्यादा लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप यहाँ पर साथियों देखोगे कि अंत में देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है और अच्छा उससे पहले सी ई बी है और यहाँ पर भी सी ई बी है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी तो सी ई बी ही होगा, यानी कि सी ई और बी हो गया। अब हमें ये तो पूरा मिल गया ए सी ई बी डी, तो यहाँ पर ए सी ई बी और डी आ जाएगा, यहाँ पर ए सी ई बी डी आ जाएगा। तो अब आप लोग बता दीजिए कि आपने क्या क्या लिखा है अपने पेन से। आपने साथियों सी लिखा है, आपने ई लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने डी लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने डी लिखा है। अब आपको बताने की ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ई ए डी ए डी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना। चलिए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है पेनिनसुला। पेनिनसुला को यहाँ पर साथियों 111 लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है साथियों क्या लिखा है, DICHOTOMY, यानी कि डिचोटॉमी को साथियों क्या लिखा जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साथियों इन लेटर्स को आपको प्लस करना है। जैसे कि P 16 पर आता है, E 5 पर आता है, N 14 पर आता है, I 9 पर आता है और N 14 पर आता है साथियों, है ना, और S 19 पर आता है और U 21 पर आता है, L साथियों 12 पर आता है और A 1 पर आता है। अब इनको आप एक बार प्लस करके मुझे बताइए। देखिए 16 और 5 21 हो जाएगा, है ना, 21 और ये 14 है, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 हो जाएगा, 35 44 हो जाएगा। तो 44 ये आ गया और 14 साथियों ये आ गया और 19 और 21 19 ये आ गया और 21 ये आ गया और 12 और 1 13 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 4 4 8 हो गया, 17 हो जाएगा, 18 18 19 20 21 आ गया। ये आपका कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11, यानी कि बिल्कुल साथियों वही आ गया, 111 आ गया। देखिए ये वाला। तो यानी कि अब आपको इसको प्लस करना है। डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर और वाई आता है आपका 25 पर, है ना। इसको प्लस कर लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। मुझसे पहले साथियों आंसर आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। यूपी पुलिस का नोटिस कब आएगा? यूपी पुलिस का नोटिस जल्दी आ जाएगा, बस 1.5-2 महीने आप और वेट कर लीजिए। तब तक आप अपनी तैयारी तगड़ी कर लीजिए। आप रीजनिंग पर और मैथ पर अपनी पकड़ बना लीजिए। जिस दिन आपकी तैयारी हो गई, नोटिफिकेशन भी उसी दिन आ जाएगा। बस तैयारी आप अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। देखिए
तो साथियों इसको जोड़ो जरा, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 3 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 24 हो जाएगा, 24 और 15 हो गया, और 20 और 15 बोले तो 35 हो जाएगा, है ना। 35 और ये कितना हो जाएगा साथियों, 35, 13 और 25, इसको जोड़ लीजिए। 9 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया, 17 और ये 22 हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल साथियों 112 आ गया है। तो 112 कहाँ पर लिखा हुआ है, 112 आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक किसी भाषा में 8, 3, 4 को लिखा जाता है एयर एंड कूल। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि 4, 5, 6 को लिखा जाता है एयर इज फ्रेश, और 8, 5, 2 को लिखा जाता है कूल इज वेट। तो इसमें से आपको बताने के फ्रेश का कोड क्या होगा, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर हम लोग फ्रेश कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फ्रेश तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि फ्रेश का कोड जो होगा वो 8, 5, 2 में से एक होगा, है ना। उसके अलावा और कहीं तो फ्रेश लिखा नहीं है। तो हमें फ्रेश का कोड बताने से पहले हमें इज का कोड मालूम होना चाहिए, और साथियों हमें आर का कोड मालूम होना चाहिए, है ना। तो इज का कोड देखिए, देखिए आर तो सॉरी आर नहीं बल्कि एयर, एयर लिखा हुआ है, एयर क्या एयर। अच्छा एयर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि इसमें और इसमें एक नंबर सेम होगा, वो एयर का कोड हो जाएगा। 4 नहीं 5, 5 जो होगा वो एयर का कोड हो जाएगा, यानी कि अब ये 5 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एयर का कोड है। अब इज का कोड देख लीजिए, इज आपका यहाँ पर है, यानी कि साथियों इसमें से एक सेकेंड, इसका कोड किधर गया, एक सेकेंड, अच्छा 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 अच्छा, मैंने गलत कर दिया, मैंने इसको ये मान लिया, गलत मैं बोल रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड, चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा गलती हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। 8, 3, 4 को लिखा जा सकता है एयर एंड कूल, 4, 5, 6 को लिखा जा सकता है एयर इज फ्रेश, 8, 5, 2 को लिखा जा सकता है, तो फिर अब यहाँ पर अच्छा 8, 5, 2 को लिखा जा सकता है कूल इज वेट। तो फ्रेश का कोड आपको बताना है। फ्रेश का कोड साथियों किस में से होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6 हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें साथियों इज का कोड निकालना होगा और साथियों एयर का कोड निकालना होगा, है ना। तो साथियों यहाँ पर एयर एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि एयर का कोड इसमें से होगा सेम। तो यहाँ पर 4 नहीं 4, हाँ 4 बिल्कुल है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी कि एयर का कोड जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों इज का कोड निकालिए, एक तो इज यहाँ पर है और एक इज यहाँ पर है, तो इसमें से है ना, और इसमें से क्या सेम है, 8 नहीं 2 नहीं 5 सेम है मेरा भाई, ठीक है 5 सेम है। तो इज का कोड साथियों 5 हो जाएगा। अब बचा फ्रेश, यानी कि अगर बात करें अब 4 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एयर का कोड है 4, 5 भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इज का कोड है। बचा क्या 6, तो 6 साथियों आपका फ्रेश का कोड हो जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए, समझ में आया ना सवाल, एक बार सभी थंब लगाकर मुझे बताइए सवाल सबकी समझ में आ गया, हाँ भाई और सभी का आंसर भी यहाँ पर आ रहा है ना, सभी का आंसर यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।